ହେଲା। अच्छा फिर देखो कंडीशंस फॉर जीरो वर्क अगर कोई पूछे, कंडीशंस फॉर जीरो वर्क, पहला तो यही है व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 हो तब होगा जीरो वर्क। सेकंड है व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो, तब भी जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, फोर्स दे रहे हो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन तो जीरो होगा। जैसे कि ट्रेन को धक्का मारना, दीवार को धक्का मारना, वॉल को धक्का मारना, क्या होगा? फोर्स तो बहुत लगेगा, लेकिन क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। या फिर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, या फिर 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, या फिर 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, तो जहां से शुरू हुआ था उधर जाके पहुंच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? जीरो। तो उस केस में भी वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन इज जीरो। या फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, फोर्स भी लगा होगा, लेकिन एंगल अगर 90 डिग्री है तब भी वर्क डन जीरो। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आता है थर्ड नंबर केस, जहां पे थर्ड नंबर केस में थीटा 180 डिग्री होगा। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर बॉडी इधर है ना, अगर फोर्स ऐसा लग रहा है, नहीं, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है आगे, तो फोर्स लग रहा होगा पीछे, इस तरह डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा आगे, लेकिन फोर्स लग रहा होगा पीछे। ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली हमेशा होता है। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे सरफेस पे बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, और हमने इसको कुछ फोर्स दिया है, बॉडी का इसका डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर देखोगे वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स में लिख दे रहा हूँ, अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इन द अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा, जीरो वर्क होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर कोई रफ सरफेस है या फिर कोई नॉर्मल सरफेस है, तो पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा 180 डिग्री ही होगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता है, ठीक है। इट्स ऑलवेज अ रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव जीरो। क्या होगा देखते हैं। सी W इज इक्वल टू कैसे लिखोगे अभी? फोर्स ऐसा है, सॉरी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, FR लिख दे रहा हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, इसीलिए एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल 180 डिग्री। सो दिस विल बिकम FR into S cos 180 का वैल्यू कितना? -1, तो हो जाएगा -FR into S। मतलब वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? नेगेटिव, ठीक है। तो इसको जब एंगल 180 डिग्री होता है हम बोलते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क या फिर मिनिमम वर्क। इधर मिनिमम वर्क वर्ड यूज करो या फिर मैक्सिमम नेगेटिव बोलो, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। एंगल 180 होता है और cos 180 का वैल्यू पढ़े नहीं हो, याद रख लो, cos 180 का वैल्यू हमेशा -1, ठीक है। तो ये हो गया 3 केसेस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव। और एक भी एग्जांपल दे सकते हैं, और एग्जांपल होगा, सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, तुमने इसको ऊपर फेंका, ठीक है, एक फोर्स ऐसा ऊपर फेंक दिया, तो डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तुमने फेंका, फोर्स दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव। बट साइमल्टेनियसली वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg फोर्स,
वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी तो जा रहा है ऊपर, तुम्हारे फोर्स की वजह से बॉडी जा रहा है ऊपर, बट साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे ग्रेविटी फोर्स भी नीचे लग रहा है बॉडी के ऊपर, तो वर्क डन ऊपर, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है लेकिन ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे, तो क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड इज नेगेटिव। अच्छा से लिखना है हर चीज, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉट यू, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे केसेस कंप्लीट होते हैं वर्क का। ओके, नाउ एक क्वेश्चंस थोड़ा करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में पहला वाला है, मान लेते हैं कि एक 50 किलो का बॉडी है, ठीक है, 50 kg बॉडी का मास, और उसको हमने दिया फोर्स 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का फोर्स दिया, बोला है फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितना वर्क किया है वो निकालने के लिए बोला है। पहला 10 सेकेंड में बोलोगे टाइम फाइंड कहाँ से है, थोड़ा टफ, मतलब टफ नहीं बोलेंगे, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो वर्क के लिए तो वी नो, पहला वर्क के लिए हमको फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे कि आगे ही हुआ है, एंगल के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब बॉडी सपोज इधर था, कुछ देर के बाद इधर आ जाएगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है, सपोज एस हुआ है, हमको एस का वैल्यू चाहिए, और इसको हम थीटा को 0 मान लेंगे, तो ये एफ एस थीटा को 0 मान लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ है, क्वेश्चन में बोला होगा नहीं तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, cos 0 1 होता है, तो आंसर होगा एफ एस। फोर्स तो पता है 100 न्यूटन, ये नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो उसी को ही निकालना है, पहला 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। सी 100 न्यूटन फोर्स वर प्रोवाइडिंग टू ए बॉडी ऑफ मास 50 kg, तो इसके वजह से कुछ तो एक्सेलरेशन आएगा बॉडी का, कितना होगा, फोर्स दिया है 100 न्यूटन, मास दिया है 50 kg, तो एक फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू ma, तो A इज इक्वल्स टू F बाई m हो जाएगा, F 100 मास 50, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ने लगेगा। अब इनिशियली तो रेस्ट में था बॉडी, बोला था क्वेश्चन में, बोलना बोलिए, इनिशियली रेस्ट में था, तो u का वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, रेस्ट में था मतलब इनिशियल वेलोसिटी u 0, ना इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन वी नो एंड टाइम इज आल्सो गिवन 10 सेकंड्स, तो इससे हम भी s निकाल देंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है कि, अब u 0 तो ये गया 0, तो आंसर बचेगा हाफ, a इज 2, टाइम इज 10 का स्क्वायर, 2 तो कटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 100, सो 100 into 100 10,000 जूल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर टाइम वाइम दिया है मतलब सोच लेना ये क्वेश्चन से मोशन लगेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ऐसे करना, ठीक है। तो पहले ये स्टेप होगा, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन और टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है ऐसा, इसके बीच में एंगल 30 डिग्री, एकदम बेस पे एक बॉडी ऐसा रखा गया है जिसका मास है 2 किलो, along the incline we are giving a force of 15 न्यूटन, इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ दिया है 5 मीटर, ओके, ये वाला पॉइंट A है, ऊपर वाला टॉप पॉइंट B है, इंक्लाइंड 90 डिग्री है, बोला है कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स इन पुशिंग द बॉडी, सेकेंड बिट वर्क डन against force of gravity, work done against force of gravity। अच्छा, तो सी हमने पहला बिट देखते हैं, वर्क डन बाय फोर्स इन पुशिंग द बॉडी,
देखो 15 न्यूटन फोर्स अलोंग द इंक्लाइन दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसका ऐसा जाके बॉडी इधर आ जाएगा, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, S = 5